हेलो एवरीवन, वी आर बैक विद अनदर प्रैक्टिस सेट ऑफ मिलियन माइंड्स इंग्लिश। यस, आज के प्रैक्टिस सेट में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 18 को सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले हम 17 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें मैंने मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस और मेरा स्कोर क्या रहा था इन प्रैक्टिस सेट में, वो भी मैं आप सबके साथ शेयर कर चुकी हूँ। ठीक है, अगर आपने उन प्रैक्टिस सेट की प्रैक्टिस नहीं की है तो आपको करनी चाहिए, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं एट द एंड आपको प्रैक्टिस ही काम आएगी। प्रैक्टिस से ही आपका स्कोर इंप्रूव होगा। ठीक है, तो चलिए आज हम प्रैक्टिस सेट 18 करेंगे। यहाँ पे हमारा पैसेज दिया गया है, आप पैसेज को पढ़ लीजिए। 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए एंड पैसेज को अच्छे से अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़िएगा। ठीक है, होपफुली आपने वीडियो को पॉज करके यहाँ तक पैसेज पढ़ लिया होगा। अब आगे चलते हैं। दो केसेस की बात हो रही है यहाँ पे। एक तो गोपाल यादव का केस चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, और दूसरा आगे पढ़ लीजिए, यहाँ तक पढ़ लिया होगा आपने, वीडियो को पॉज किया होगा होपफुली। और दूसरा केस है यहाँ पे एक औरत का, एक लेडी का, जिसको उसके हस्बैंड ने, एक पियक्कड़ हस्बैंड है, उसने छोड़ दिया है उसको 4 बच्चों के साथ में। ठीक है, ये दूसरा केस है। एक औरत को छोड़ दिया गया है उसके हस्बैंड के द्वारा, एकदम से वो बेचारी बहुत गरीब है, पैसे नहीं है उसके पास में। तो ये दूसरा केस है। ठीक है, तो होपफुली आपने यहाँ तक पढ़ लिया होगा। आगे चलते हैं। चलिए, यहाँ तक भी पढ़ लिया, ये रहा हमारा लास्ट, यहाँ भी और पढ़ लीजिए। चलिए अब देखते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखते हैं आपने कितनी अंडरस्टैंडिंग के साथ में ये पैसेज को पढ़ा था। ठीक है, सो द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव, द राइटर सेज द लॉ इज एन ऐश बिकॉज। जो राइटर है वो कहते हैं जो हमारा लॉ है वो एकदम बकवास है, बेकार है, भद्दा है। क्यों? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, बताइए क्या होना चाहिए। यस, अगर आपने ऑप्शन नंबर सी चूज़ किया है तो बिल्कुल करेक्ट है। वो कहते हैं पनिशमेंट डू नॉट हेल्प टू रिफॉर्म क्रिमिनल्स। वो कहते हैं अगर आप क्रिमिनल्स को कड़ी से कड़ी सज़ा देते हैं फिर भी उनको, उनके अंदर कोई रिफॉर्म नहीं होता है, वो सुधरते नहीं हैं, और भी ज़्यादा बदतर हो जाती है उनकी मेंटालिटी। ठीक है, अब क्यों हो जाती है वो आगे आपने अगर पैसेज पढ़ा होगा और क्वेश्चंस आएंगे उसमें आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, गोपाल यादव केम आउट ऑन बेल। बताइए इसका क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, क्यों आया था गोपाल यादव बेल पे बाहर। यस, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, टू क्रीमेट हिज मदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द मदर इन द सेकेंड केस कैन नॉट बी कॉल्ड अ क्रिमिनल बिकॉज। जो दूसरा केस है उसमें हम मदर को क्रिमिनल नहीं कह सकते, क्यों। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, बताइए क्यों, क्या होना चाहिए। यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, क्योंकि जैसे ही उसने अपने बच्चों को, चारों बच्चों को जहर खिला दिया था, पॉइजन खिला दिया था, तो वो एकदम से अपने बच्चों की जो हालत हो रही थी ना, एकदम बच्चे की सांस नहीं आ रही थी, तो वो देख नहीं पाई, तुरंत ही वो अपने चारों बच्चों को लेके हॉस्पिटल की तरफ दौड़ी। इस तरह से उसने अपने बच्चों को बचा लिया था। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, इसलिए वो क्रिमिनल नहीं कहलाई जा सकती। ठीक है, हालांकि ये पनिशमेंट दी गई है इस लेडी को भी, पैसेज में गलती तो की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, the writer argues that punishment for people like the woman in the second case are not necessary because they are। बताइए, जो सेकंड केस में जो पनिशमेंट दी गई थी लेडी को, वो पनिशमेंट ज़रूरी नहीं है, क्यों। बताइए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या फिर ऑप्शन डी। ऑप्शन 4 भी देख लीजिए, ये रहा। यस, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? क्योंकि जो हमारी ये है, दे शुड नॉट बी क्लब्ड विद अदर क्रिमिनल्स। ये कह रहे हैं कि वो जो सेकेंड लेडी है, उसने जो क्राइम कमिट किया था, वो क्राइम की कैटेगरी में नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए? क्योंकि ये क्राइम एक अलग टाइप का क्राइम है। उस लड़की ने, उस लेडी ने अपने बच्चों को बचा लिया। ठीक है, तो फर्स्ट वाले से, गोपाल यादव से हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि एट द एंड उसने रिग्रेट फील करके अपने बच्चे को बचा लिया था। हालांकि एक बच्चे की डेथ हो गई थी, 3 को ही बचा पाई थी वो। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द मेन डिफरेंस बिटवीन द टू केसेस इज। बताइए क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। अगर आपने पैसेज को अच्छे से पढ़ा होगा तो आप इजीली आंसर कर पाएंगे।
क्या आपने ऑप्शन नंबर सी चूज़ किया है? नहीं ना? हाँ जी, ये बिल्कुल गलत है। अब मैं आपको बता दी हूँ, इस मिलियन माइंड्स इंग्लिश की बुक में प्रैक्टिस सेट नंबर 18 में ये क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसकी आंसर की गलत दी गई। इन्होंने दिया ऑप्शन नंबर सी जो कि सरासर गलत है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, द वुमेन रिग्रेट्स दैट शी हैज़ डन बट नॉट द मैन। क्योंकि जो इसमें दिया डिफरेंस ये है कि जो वुमेन ने किया था, लेडी ने किया था, वो अपने जो किया था उसको पश्चाताप करती है, अपने बच्चे को लास्ट में बचा लेती है। लेकिन जो गोपाल यादव था वो अपना जो क्राइम की सज़ा वो काट रहा था जेल में, उसको फिर वो बीच में इन बिटवीन निकल के आया था बेल पे अपनी मम्मी के दाह संस्कार में। लेकिन जिस टाइम पे वो दाह संस्कार करने आया तो वो दूसरा क्राइम कमिट करके चला गया, अपने पड़ोसी से बदला लेके अपने पड़ोसी के बेटे को मार के चला गया। तो उसने दूसरा क्राइम भी कमिट कर दिया। तो यहाँ पे दोनों केसेस अलग अलग हैं। ठीक है, ये कंपेयर नहीं किए जा सकते। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। वुमेन है वो रिग्रेट करती है, लेकिन जो मैन है वो रिग्रेट नहीं करता। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। और जो इन्होंने आंसर की में सी दिया गया है ये बिल्कुल गलत है, आप इसको काट दीजिएगा, क्योंकि यहाँ ये कोई सेंस ही नहीं है इस बात का। मैन लाइफर नहीं है, वुमेन लाइफर थी। ठीक है, तो ये हमारा सी गलत है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। Which one of the following terms is applied to a character type or plot pattern or description which recurs frequently in literature and is thought to evoke profound emotional responses in the readers by evoking an image already existing in his unconscious mind? बताइए ये क्या कहलाता है? बार बार हमारे माइंड में, यानी कि रीडर के माइंड में एक इमेज क्रिएट करना, इवोक करना, क्या कहलाता है बताइए? यस, नो डाउट इज आर्केटाइप। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, इट इज आर्केटाइप। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। बैरोक मीन्स, बताइए बैरोक क्या होते हैं? यस, अगर आपने ऑप्शन बी चूज किया तो बिल्कुल करेक्ट है, इट इज़ लग्जूरियस एंड एक्स्ट्रावेगेंट लिटरेचर। ठीक है, इसमें हाईली ऑर्नामेंटेड लैंग्वेज यूज़ की जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। राहुल सेज दैट अजर लव्स क्रिकेट। बताइए इसका क्या होना चाहिए? करेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट में दिया गया, आपको इसका डायरेक्ट चूज करना है। यस, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। राहुल सेज अजहर लव्स क्रिकेट, डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। आई केम होम लास्ट नाइट सैड ही। बताइए इसका क्या होना चाहिए? यस, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। लास्ट नाइट का हो जाएगा प्रीवियस नाइट। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। वेयर फ्रॉम वर्ड्सवर्थ बिलो कोटेड लाइन्स आर टेकन। बताइए जो लाइन है वर्ड्सवर्थ की ये कौन से वर्क से ली गई हैं? नो नाइटिंगेल डिड एवर चांट मोर वेलकम नोट्स टू वेरी बैंड्स। बताइए। यस, अगर आपने ऑप्शन ए चूज किया तो बिल्कुल करेक्ट है, इट इज सॉलिटरी रीपर। ठीक है, ये वैलिड है, इससे ली गई है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, जिसकी सेटिंग स्कॉटलैंड की थी। ठीक है, गायलिक लैंग्वेज में गाती है वो लड़की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। द फर्स्ट वर्जन ऑफ द पोएम रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस वाज रिटन अंडर द टाइटल। बताइए इसका स्टार्टिंग में टाइटल क्या था? यस, इजी है ये। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, द लीच गैदरर। ठीक है, अगर आपकी प्राइमा फेसी में आंसर निकल के आ रहा है ना एकदम क्वेश्चन पढ़ते ही 2 मिनट में, 2 सेकंड में, आई मीन 2 सेकंड में या फिर 5 सेकंड में अगर आंसर निकल के आ रहा है तो समझ लीजिए तभी आपकी तैयारी अच्छी है। अगर आपको ज़्यादा सोच विचार की ज़रूरत पड़ रही है ना कि आप 20-20 सेकंड के लिए 50-50 सेकंड तक भी आप सोच रहे हैं इसको, तो कहीं ना कहीं आपका रिवीजन में स्ट्रॉन्ग नहीं है। आपका रिवीजन, आपको रिवीजन की ज़रूरत है। ठीक है, जब मैंने इस प्रैक्टिस सेट को लगाया, इसका क्या, जब भी मैं कोई प्रैक्टिस सेट लगाती हूँ तो मुझे जो आंसर आता है ना, हालांकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मेरे ऐसे होते हैं कि मैं एकदम से पढ़ लेती हूँ और पढ़ते ही मुझे एकदम प्राइमा फेसी, यानी कि देखते ही तुरंत मुझे आंसर आ जाता है। सो इसको कहते हैं प्रैक्टिस। ठीक है, आपको भी ऐसी ही प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो चलिए पहला हो गया, ये हमारा हो गया ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट इज गोल्सवर्दी जॉसलिन। बताइए क्या है गोल्सवर्दी का जॉसलिन? क्या है? नॉवल है, ड्रामा है, ऐसे है या पोयम है?
यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, इट इज नोवेल। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। वाई वॉज मिल्टन कॉल्ड लेडी इन द कॉलेज? बताइए मिल्टन को लेडी क्यों कहा जाता था उनके कॉलेज में, कैम्ब्रिज में? यस, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, हिज डेलिकेसी एंड स्वीटनेस। और दूसरी चीज़ उनके ना बहुत लंबे लंबे बाल थे, एकदम करली हेयर थे उनके, तो इसलिए उनको लेडी ऑफ द क्राइस्ट भी बोला जाता था। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। इन विच ईयर डिड मिल्टन डाई? बताइए कब डेथ हुई थी मिल्टन की? यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, 1674। और 1674 में ही उनके लास्ट वर्क आए थे। अब कौन कौन से लास्ट वर्क थे आप बताइए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। बेल्स लेटर्स मीन्स, बताइए क्या होता है बेल्स लेटर्स? यस, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, लाइटर राइटिंग्स इन प्रोज। ठीक है, लाइटर राइटिंग यानी बहुत हल्की राइटिंग। ठीक है, लाइटर राइटिंग्स इन प्रोज, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। द बेगर सेड पोवर्टी इज अ ग्रेट कर्स। बताइए इसका क्या होना चाहिए इनडायरेक्ट? होपफुली सारे ऑप्शन नजर आ रहे होंगे आपको। यस, अगर आपने ऑप्शन बी लगाया तो बिल्कुल करेक्ट है, द बेगर सेड, यहाँ पर दैट लगा देंगे और बाकी एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। इसका इजी रह जाएगा क्योंकि ये हमारा कहावत है, पोवर्टी इज अ ग्रेट कर्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। इसमें आपको पैसिव वॉइस चेंज करना है, बताइए इसका करेक्ट पैसिव क्या होगा? द मैसन इज बिल्डिंग अ वॉल। यस, अगर आपने ऑप्शन नंबर डी चूज किया तो आपका करेक्ट आंसर है, द वॉल इज बीइंग बिल्ट बाय द मैसन। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। बताइए इसको आपको सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है, क्या होना चाहिए? एज द वेदर वॉज बैड वी स्टेड इंडोर्स। बताइए इसका सिंपल क्या होगा? यस, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, इट बीइंग अ बैड वेदर वी स्टेड इंडोर्स। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। ही इज बिलीव टू हैव डाइड ऑफ मलेरिया। इसका आपको कॉम्प्लेक्स बनाना है। यस, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, इट इज़ बिलीव दैट ही डाइड ऑफ मलेरिया। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। इफ़ यू वांट टू स्मोक यू विल हैव टू गो आउट सेड द कंडक्टर। बताइए इसका क्या होना चाहिए? यस, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, द कंडक्टर सेड दैट इफ़ ही वांटेड टू स्मोक ही वुड हैव टू गो आउट। यहाँ गो लगा देते तो और बेहतर हो जाता। ठीक है, बस यहाँ पे बाकी तो कोई ऑप्शन मिल ही नहीं रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। बताइए इसका क्या होगा? सी सैड आई एम सॉरी आई एम नॉट एबल टू सबमिट दोज पेपर्स। बताइए क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? ये विल क्यों लगा दिया? ये तो हो नहीं सकता, राइट? इज नहीं हो सकता, पास्ट में होना चाहिए। ये विल फिर से लगा दिया, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ये सिंपल है और बिल्कुल करेक्ट है। सी अपोलोजाइज्ड फॉर नॉट बीइंग एबल टू सबमिट दोज पेपर्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। बेथोस। बताइए बेथोस मीन्स, बेथोस क्या होता है? एंटी क्लाइमैक्स होता है, राइट? यस, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इट इज अनइंटेंशनल लूडिक्रस डिसेंट फ्रॉम द एग्जाल्टी टू द कॉमन प्लेस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ये एंटी क्लाइमैक्स टाइप होता है। ठीक है, एंटी क्लाइमैक्स, ये हमारा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। विच इज द इनकरेक्ट सेंटेंस? बताइए कौन सा इसमें इनकरेक्ट है?
यस, ऑप्शन नंबर सी हमारा इनकरेक्ट है। क्यों? टू नेशंस थ्योरी नहीं होता, टू नेशन थ्योरी होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, दे पोर्ड वाटर ऑन अस, बताइए इसका क्या होना चाहिए? यस, अगर आपने ऑप्शन डी चूज किया है तो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, वाटर वाज पोर्ड ऑन अस, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, दे आर प्रिपेयरिंग द पेपर्स नाउ, बताइए इसका क्या होना चाहिए? प्रिपेयरिंग लग रहा है, बीइंग आना चाहिए, इसमें नहीं है बीइंग, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन डी, द पेपर्स आर बीइंग प्रिपेयर्ड नाउ, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट, बताइए कौन सा एक्सप्रेशन करेक्ट है इसमें? लेटर राइटिंग में करते हैं हम ये यूज। यस, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, योर्स सिंसियरली। ठीक है, इसमें एपोस्ट्रोफी एस की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्ट योर्स और सिंसियरली। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, हु क्रिटिसाइज्ड वर्ड्सवर्थ फॉर नॉट फॉलोइंग हिज ओन थ्योरी ऑफ पोइट्री, बताइए किसने क्रिटिसाइज किया है वर्ड्सवर्थ को? यस, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारा, टी.एस. इलियट ने उनको क्रिटिसाइज किया था। उनकी थ्योरी खुद की, वर्ड्सवर्थ ने अपनी थ्योरी को खुद को ही फॉलो नहीं किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, इसलिए उनको क्रिटिसाइज किया गया टी.एस. इलियट के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, we are not free agents, we are part of a machine, our only business is to see the company earns as much profit as it safely can, who is the speaker, बताइए किसने बोली ये लाइन और किस प्ले में बोली है? यस, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, वैंकलिंग के द्वारा बोली जाती है स्ट्राइफ प्ले में। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, लिरिकल बैलेड्स अपीयर्ड विद, बताइए लिरिकल बैलेड में किसकी कितनी पोयम थी? वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज की कितनी कितनी पोयम्स थी, बताइए? यस, अगर आपने ऑप्शन डी चूज किया तो बिल्कुल करेक्ट है, 4 पोयम कॉलरिज की तरफ से थी और 19 जो थी वो वर्ड्सवर्थ की तरफ से थी। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, हु कॉल्ड मिल्टन एज अ पोइट बिलोंगिंग टू द डेविल्स पार्टी, बताइए किसने मिल्टन को ये बोला था कि ये तो डेविल की पार्टी से बिलोंग करता है, बताइए? यस, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, इट इज विलियम ब्लेक। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, वट डू यू मीन बाई ड्यू एक्स मशीना, बताइए ड्यू एक्स मशीना का क्या मतलब है? मकीना भी बोल सकते हो, ड्यू एक्स मकीना या फिर मशीना, बताइए क्या मतलब इसका? यस, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, इट इज द सुपर नेचुरल एजेंसी इन एन एपिक पोयम। ठीक है, द सुपर नेचुरल एजेंसी इन एन एपिक पोयम, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारा। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, बाकी सब गलत हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज ग्रामेटिकली करेक्ट, बताइए कौन सा इसमें से एक सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है, बताइए? यस, ऑप्शन ए इज बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, वी रेयरली सी अ लायन, ये करेक्ट है। ही बिहेव्स माइजरली नहीं होता है, माइजरली मैनर होता है। ही प्लेड गुड नहीं होता है, वेल होता है, और ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट गलत है हमारा। ठीक है, स्कैर्सली नहीं होएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, अब बताइए इसमें इनकरेक्ट कौन सा है? यस, ऑप्शन नंबर सी हमारा इनकरेक्ट है, वी वेंट नियर द स्टेशन नहीं होगा, वी वेंट टू द स्टेशन होना चाहिए, तो नियर की जगह अगर टू लगा देंगे तो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हालांकि काफ़ी जगह पे यूज़ किया जाता है, लेकिन बाकी ये ऑप्शन हमारे बिल्कुल सही है, तो इनको हम रॉन्ग कर नहीं सकते, तो ऑप्शन सी में ही हमें थोड़ी कमी नज़र आ रही है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ इनकरेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, इसमें आपको करेक्ट वन चूज़ करना है। आप डायरेक्ट ऑप्शन देख लीजिए, बताइए कौन सा इसमें करेक्ट है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, बताइए कौन सा सेंटेंस करेक्ट है? यस, अगर आपने ऑप्शन बी चूज किया है तो बिल्कुल करेक्ट है, द पुलिस विल किल यू इफ़ यू ट्राई टू रन अवे, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज अ सेजूरा इन पोइट्री, बताइए सेजूरा क्या होता है पोइट्री के अंदर?
यस, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। अ पॉज इन अ लाइन ऑफ वर्ड्स नॉट डिटेक्टेड बाय द मीटर्स बट बाय द नेचुरल रिदम ऑफ द लैंग्वेज। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। The plot of which work is characterized by a morbid and monstrous extravagance of horrible impossibility? बताइए कौन सी वर्क का जो प्लॉट है वो ये कहा गया है, मोर्बिड एंड मॉन्स्ट्रस एक्स्ट्रावेगेंस ऑफ हॉरिबल इम्पॉसिबिलिटी। बताइए किस वर्क का, वर्ड्सवर्थ के किस वर्क की ये थीम है, प्लॉट है। अगर आपने लगाया ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। द बॉर्डरर्स की ये प्लॉट है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। फाइंड द सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। बताइए जो टर्न अप दिया रखा है इसका करेक्ट सिनोनिम क्या होगा, टर्न अप। यस, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, इट इज़ सरप्राइजिंग, ठीक है। टर्न अप होता है एकदम सरप्राइज कर देना, शॉक्ड कर देना या फिर आ जाना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। कम अप होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। बताइए अपीयरी का करेक्ट सिनोनिम क्या है, अपीयरी। क्या आपने ऑप्शन नंबर डी चूज़ किया है? बिल्कुल गलत, क्योंकि ये अवेरी होता है, अवेरी बर्ड का होता है अवेरी, लेकिन अपेरी होता है बीज का, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। एब्टिनेंट सजेस्ट। बताइए एब्टिनेंट क्या होता है? एब्सटिनेंट से बना है एब्टिनेंट, परहेज करना। यस, अगर आपने ऑप्शन डी चूज़ किया है तो बिल्कुल करेक्ट है, इट इज़ रिफ्रेनिंग, ठीक है। अपने आप को उससे रोकना, परहेज करना, एब्सटेन करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। द सिनोनिम ऑफ लैम्पेन। बताइए लैम्पेन का करेक्ट सिनोनिम क्या होगा? यस, अगर आपने ऑप्शन नंबर सी लगाया तो बिल्कुल करेक्ट है, इट इज़ क्लमजी, यानी कि बेढंगा, बेतुका, ठीक है। क्लमजी एकदम ऊट पटांग टाइप का, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। बताइए स्नैपी मीन्स, स्नैपी क्या होता है? यस, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, इट इज़ स्मार्ट। स्मार्ट हो गया, स्नैपी मतलब होता है प्रूडेंट होना, स्मार्ट होना, वाइस होना, एकदम चतुर चालाक होना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर। और इसको आप हैप्पीनेस भी बोल सकते हैं, एक्साइटमेंट भी बोल सकते हैं, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। बताइए इम्पेरिल क्या होता है? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। इम्पेरिल क्या होता है? यस, अगर आपने ऑप्शन ए लगाया तो बिल्कुल करेक्ट है, इट इज़ जियोपार्डीज। जियोपार्डीज होता है एकदम खतरनाक, डेंजरस काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट आंसर। इम्पेरिल मीन्स खतरनाक, डेंजरस, जियोपार्डीज, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। To which of his friends Wordsworth wrote, "Every great poet is a teacher. I wish to be considered as a teacher or as nothing." बताइए वर्ड्सवर्थ ने ये लाइन किसके लिए बोली है? क्या आपने लगाया ऑप्शन नंबर डी? बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। सर जॉर्ज ब्यूमॉन्ट, सर जॉर्ज ब्यूमॉन्ट के लिए बोला था कि एवरी ग्रेट पोइट इज़ अ टीचर एंड आई विश टू बी कंसिडर्ड एज अ टीचर और एज नथिंग, ठीक है। ये इनके लिए लिखी गई है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, सर जॉर्ज ब्यूमॉन्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। विच वॉज द फर्स्ट पोएम ऑफ मिल्टन। बताइए मिल्टन की फर्स्ट पोएम कौन सी है? अगर आपको डेट याद है तो आप इजीली एलिमिनेट कर देंगे। यस, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी इनका फर्स्ट वर्क है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। विच फेथ डिड मिल्टन बिलीव इन। बताइए मिल्टन किस में बिलीव करते थे? यस, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, मिल्टन प्यूरिटन थे, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। हु अमंगस्ट द फॉलोइंग पोइट्स इज कॉल्ड द इंग्लिश वर्जिल। बताइए इनमें से किस पोइट को इंग्लिश वर्जिल बोला जाता है? यस, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारा, इट इज़ जॉन लिगेट, ठीक है। जॉन लिगेट को बोला जाता है इंग्लिश वर्जिल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। In case of metaphysical poetry, the term is used to designate an ingenious and fanciful notion or conception, usually expressed through analogy and pointing to a striking parallel between two seemingly dissimilar things. I repeat, dissimilar things. Identify the term from among the followings. बताइए क्या होता है ये? टू पैरेलल थिंग्स होती हैं, ठीक है, लेकिन डिसिमिलर होती हैं, याद रखिएगा। क्या होनी चाहिए?
यस ईजी है, तो ऑप्शन नंबर ए कंसीट होता है, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट आंसर, इट इज़ कंसीट। यानी कि किसी दो डिसिमिलर चीज़ों को एक दूसरे से कंपेयर करना। जैसे कि एक थ्योरी है मेटाफिजिकल पोइट्री में कि दो लवर्स को उन्होंने कैंपस के जो ये होता है ना, ये दो लाइंस होती है, दो लेग्स होती हैं कैंपस की, उनसे कंपेयर कर दिया दो लवर्स को। कैसे पॉसिबल है ये, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट आंसर। उल्टी सीधे चीज़ों को कंपेयर करना ये कहलाता है कंसीट, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। द बिलीव दैट नथिंग कैन बी नोन अबाउट गॉड, बताइए क्या कहलाता है ये। यस, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है, इट इज़ एथीज़म, ठीक है। एथीज़म होते हैं जो ऊपर वाले में बिलीफ, उनके ऊपर वाले के उसमें श्रद्धा नहीं रखते हैं, बिलीफ नहीं रखते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। और थीज़म इसका बिल्कुल ऑपोजिट है, थीज़म होता है जो ऊपर वाले में बिलीव करते हैं। यस, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। साइंस द रेसिस ऑफ मैनकाइंड, बताइए ऐसी कौन सा विज्ञान है जिसमें मैनकाइंड की रेसिस को पढ़ा जाता है, बताइए अध्ययन किया जाता है उनका। यस, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, इट इज़ एथोनोलॉजी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर, एथोनोलॉजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। व्हाट इज मेंट बाय डिनोमा इन ड्रामा, ये डिनोमा पढ़ते हैं इसको, डिनोमा, डिनोमा इन ड्रामा, बताइए ड्रामा में, किसी भी ड्रामा में, प्ले में डिनोमा से क्या मतलब है। क्या आपने लगाया ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट है, द फाइनल अनरेवलिंग ऑफ द प्लॉट, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। हु सफर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट इन जस्टिस, बताइए जस्टिस में किसको पनिशमेंट दी जाती है कन्फाइनमेंट से, यानी कि उसको जेल में डाल दिया जाता है, काइंड ऑफ थिंग। यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, इट इज फॉल्डर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। He was the man who, of all modern and perhaps ancient poets, had the largest and most comprehensive soul. Who said this in praise of Shakespeare? बताइए शेक्सपियर को प्रशंसा करते हुए, उनकी प्रेज करते हुए किसने बोली थी ये लाइन। यस, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, जॉन ड्राइडन ने इतना लंबा चौड़ा एक डेफिनेशन दे दी उनको प्रेज करते हुए, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, जॉन ड्राइडन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। डिथराम इज एन इमोशनल कोरम हिम ऑफ, बताइए जो ये डिथराम है इज एन इमोशनल कोरम हिम है किसकी, बताइए। यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, इट इज डायनीसियस, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। Who was the pioneer of the idea that no work of literature whatsoever has been able to express exactly what it wanted to say, बताइए किसने इस जो आइडिया को पाइनियर किया है, सपोर्ट किया है, सामने लेकर आए हैं कि कोई भी ऐसा वर्क अभी तक नहीं रहा है जिसने एग्जैक्टली वो एक्सप्रेस किया हो जो हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बताइए। यस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, इट इज जैक्स डेरिडा, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। मल्टीपल रीडिंग एंड मल्टीपल मीनिंग की बात जैक्स डेरिडा ही करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। डिटेनिंग एंड कन्फाइनिंग समवन, बताइए क्या कहलाता है। किसी को दूर रखना, कन्फाइन कर देना, आइसोलेट काइंड ऑफ थिंग करना, क्या कहलाता है। क्या आपने ऑप्शन नंबर बी लगाया है, जो कि सरासर गलत है। अब देखिए इन्होंने जो आंसर की दी है क्वेश्चन नंबर 55 की, इन्होंने दी है ऑप्शन नंबर बी। अब बताइए कहाँ से ये सही इंटेरोगेशन कहलाता है क्या ये, नहीं ना। तो इन्होंने क्वेश्चन नंबर 55 की भी आंसर की गलत दी गई है, ठीक है। इसकी दी है इन्होंने बी, जो कि सरासर गलत है। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, यस, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट है, इंटर्नमेंट। डिटेनिंग एंड कन्फाइनिंग समवन, किसी को कन्फाइन कर लेना, डिटेन कर लेना, तो वो कहलाता है इंटरमेंट, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, इंटरमेंट, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, इन्होंने दी है बी, जो कि सरासर गलत है। चलिए नेक्स्ट। अभी तक मैंने आपको दो क्वेश्चंस बता दिए दिए हैं, जिस प्रैक्टिस सेट नंबर 18 में इनकी दो की आंसर की गलत दी गई है, अभी ये बता दिया है। अभी दो और आएंगे, टोटल 4 क्वेश्चंस के आंसर की गलत है इसमें प्रैक्टिस सेट 18 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। एन अंडरहैंड डिवाइस रिजोर्टेड टू इन ऑर्डर टू जस्टिफाई मिसकंडक्ट, बताइए कौन सा डिवाइस है ये जो अपने ही मिसकंडक्ट को जस्टिफाई करता है, क्या कहलाता है, बताइए। यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, इट इज सबटरफ्यूज, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। अ लिटिल वाटर क्लियर्स अस ऑफ द डेड, बताइए ये किसने किससे बोली है लाइन? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, बताइए किसने बोली है, किससे बोली है? यस, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ये बोली है लेडी मैकबेथ ने टू मैकबेथ, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। वो कहते हैं कि जो इन्होंने मर्डर किया है ना, डंकन का जो क्राइम इन्होंने यहाँ पे कमिट किया है, क्या वो पानी से उनका जो ये कमिट है वो साफ हो जाएगा क्या? तो इनका कहने का मतलब ये, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। द ऑपोजिट ऑफ स्टील दी इज, बताइए स्टील दी का ऑपोजिट क्या होगा? भी सिनोनिम हो गया, ये भी सिनोनिम हो गया, लेकिन इसका अपोजिट देखें तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। स्टील दी मीन्स सीक्रेटली, चोरी छुपे कोई काम करना, ठीक है। तो ऑपोजिट हो गया ओपन, यानी कि खुलेआम करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड विद रेफरेंस टू वर्ड एंटोनिम सीक्वेंस, बताइए एंटोनिम सीक्वेंस में कौन सा इसमें एक मिसमैच्ड है, बताइए क्या होना चाहिए? एक्विट कन्विक्ट सही है बिल्कुल, एंटोनिम सिनोनिम है। ग्रैंड ऑर्डिनरी बिल्कुल सही है। हम्बल होटी बिल्कुल सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी हमारा मिसमैच है। क्यों? डिसॉलेट मतलब होता है लोनली, आइसोलेट करके रहना, कन्फाइनमेंट कर लेना, एक ऐसे एनवायरनमेंट में अपने आप को रखना। तो डिसॉलेट होता है कनेक्टेड फील नहीं करना, ठीक है, डिसकनेक्ट फील करना। तो परकोलेट, परकोलेट होता है मूव करना। तो ये एक दूसरे के एंटोनिम सिनोनिम है ही नहीं, कि इनका कोई भी मैच नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है। अक्विट आप जानते ही हैं, एक्विट होता है आपका बंदी बना लेना, कन्विक्ट होता है आपका रिहा कर देना, ग्रैंड होता है आपका एकदम बहुत बड़ा, एकदम शाही। ऑर्डिनरी होता है आपका सामान्य। हम्बल होता है आपका विनम्र। होटी होता है आपका घमंडी। तो ये एक दूसरे के एंटोनिम सिनोनिम है, ठीक है, ये करेक्टली मैच्ड है। लेकिन ऑप्शन डी हमारा इनकरेक्ट है, ठीक है, ये कोई भी मैच एंटोनिम सिनोनिम नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। पिक आउट द वर्ड ऑपोजिट इन द मीनिंग टू रैंकर, बताइए जो रैंकर है इसका करेक्ट ऑपोजिट क्या होगा? रैंकर होता है बेसिकली ग्रहणा करना। तो ये ऑप्शन ए, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी, ये तीनों ही इसके सिनोनिम हो गए। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका बिल्कुल ऑपोजिट है, ठीक है। रैंकर मतलब ऑपोजिट हो जाएगा इसका लाइकिंग, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61। विच पोएम अमंग द लूसी पोएम्स डज नॉट डायरेक्टली मेंशन लूसी, बताइए कौन सी पोएम में लूसी का डायरेक्टली जिक्र नहीं है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, बताइए कौन सी पोएम में नहीं है? यस, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। इसमें लूसी को डायरेक्टली मेंशन नहीं किया गया, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। हु सेड इन पैराडाइज लोस्ट बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन, बताइए ये फेमस लाइन है, किसने बोली है? यस, नो डाउट ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, सैटर्न ही बोलता है इतनी खतरनाक लाइन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, सैटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आर्ट्स इज अ लाइन फ्रॉम, बताइए ये लाइन कौन से वर्क से ली गई है वर्ड्सवर्थ के? अगर आपने लगाया ऑप्शन डी तो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, ये इससे ली गई है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। विच पोएम डिस्क्राइब्स वर्ड्सवर्थ पैंथेइस्टिक फिलोसफी, बताइए कौन सा वर्क, कौन सी पोएम डिस्क्राइब करती है वर्ड्सवर्थ की पैंथेइस्टिक फिलोसफी, बताइए। जिस ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, इट इज टिंटन एबे, ठीक है। इसमें ही नेचर की बात हुई है कि हर एक नेचर ऑब्जेक्ट में ईश्वर का वास है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। वन हु क्रिटिसाइजेस पॉपुलर बिलीव्स विच ही थिंक्स आर मिस्टेकन और अनवाइज, बताइए कौन क्रिटिसाइज करता है एक पॉपुलर बिलीव्स को, बताइए। यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, इट इज आइकोनोक्लास्ट, ठीक है, मूर्ति भंजक जिसे बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। द चीफ फोर टाइप्स ऑफ कंपोजिशंस आर आर्ग्यूमेंटेशन, डिस्क्रिप्शन, नरेशन एंड, बताइए फोर्थ नंबर का कौन सा है? यस, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, इट इज एक्सपोजिशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। द करेक्ट स्पेलिंग इज, बताइए इसमें कौन सी करेक्ट स्पेलिंग है एक्यूमुलेट की?
क्या आपने ऑप्शन बी लगाया है, जो कि सरासर गलत है? यस, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट स्पेलिंग है, एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट होता है किसी भी चीज़ को इकट्ठा करना, गैदर करना, मस्टर करना, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ट? बताइए कौन सा इसमें से एक वर्ड मिस स्पेल्ट है। ऑप्शन ए भी ठीक है, ऑप्शन बी भी ठीक है, ऑप्शन सी भी ठीक है। यस, ऑप्शन नंबर डी हमारा मिस स्पेल्ट है। क्यों? इसकी स्पेलिंग हमारी गलत है। कॉन्शेंशियस की करेक्ट स्पेलिंग होगी, यहाँ पे एस की जगह पे अगर आप टी लगा देंगे तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। कॉन्शेंशियस, ऑप्शन नंबर डी इज इनकरेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। डोंट डैश टू कंक्लूजन्स, आई हैवंट हैड एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन इट टू यू येट। बताइए यहाँ पे क्या आना चाहिए। डोंट डैश टू कंक्लूजन, एकदम से कंक्लूजन पे मत पहुंचो, क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? यस, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। डोंट जंप टू कंक्लूजन, ठीक है, जंप होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। दोज आर पल्स दैट वर हिज आईज, वेयर डज दिस लाइन अपेयर? बताइए ये लाइन फेमस लाइन है, किस वर्क में आती है? यस, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, द टेम्पेस्ट, ठीक है, इसमें आती है ये लाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71। बताइए हैमरेज की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? यस, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। हमें ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करना होता है, अमेरिकन को नहीं, तो ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है, हैमरेज। हैमरेज का मतलब होता है खून का निकलना, खून का बहना, ठीक है, रक्त का स्त्राव होना। जैसे अगर किसी के दिमाग की नस फटती है तब वो होता है ब्रेन हैमरेज, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72। अ लिटिल मोर देन किन, लेस देन काइंड। बताइए कौन कहता है ये लाइन? यस, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, ये हैमलेट के द्वारा बोली गई लाइन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73। गोल्सवर्दी बिगेन हिज लिटरेरी करियर एज। बताइए गोल्सवर्दी ने अपना लिटरेरी करियर कैसे स्टार्ट किया था? जर्नलिस्ट, ड्रामेटिस्ट, नॉवलिस्ट या फिर पोइट? यस, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, इट इज़ नॉवलिस्ट, ठीक है। उन्होंने एज अ नॉवलिस्ट अपना करियर स्टार्ट किया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74। आई लव्ड द मैन एंड डू ऑनर हिज मेमोरी, हु सेड अबाउट शेक्सपियर? बताइए किसने बोली ये लाइन? सबसे ज़्यादा प्रेज कौन करते थे शेक्सपियर को? यस, ऑप्शन ए, बेन जॉनसन भर भर के इनकी प्रशंसा करते थे, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75। वन दैट लव्ड नॉट वाइसली बट टू वेल, हु इज द स्पीकर इन शेक्सपियर्स प्ले? बताइए किसने बोली ये लाइन? यस, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, इट इज ओथेलो। ये ओथेलो ने बोली है। डेस्डेमोना की को उसको मारते हुए तब बोलता है, वो मारने से पहले बोलता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76। द फाइनेस्ट ऑफ गोल्सवर्दीज लेटर ड्रामा इज। बताइए सबसे जो फाइनेस्ट है बाद में जो आया था वो कौन सा वर्क था गोल्सवर्दी का? यस, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, इट इज लॉयल्टीज, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77। द चीफ फोर टाइप्स ऑफ कंपोजिशन आर। देखो ये रिपीट हो गया है, रिपीटेड आंसर है, इसमें भी आपको पता होगा, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। सबसे चार कंपोजिशन कौन कौन से हैं? आर्ग्यूमेंटेशन हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, नरेशन हो गया, और फोर्थ नंबर का कौन सा है? यस, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, इट इज एक्सपोजिशन, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। रिपीटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78। दिस इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट प्ले ऑफ शेक्सपियर बाय जर्नल कंसेंट। बताइए शेक्सपियर का जो फर्स्ट प्ले माना जाता है जर्नल कंसेंट से कौन सा है? यस, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, इट इज हेनरी सिक्स पार्ट वन, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79। डैश ऑल दैट लिव्स मस्ट डाई पासिंग थ्रू नेचर टू एटर्निटी, हु सेज एंड टू होम? बताइए कौन कहते हैं ये फेमस लाइन? यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, क्वीन गर्टरूड कहती है हैमलेट से, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80। विच ऑथर रिपोर्टेड दैट शेक्सपियर हैड बीन अ कंट्री स्कूल मास्टर? बताइए किसने बताया था कि जो शेक्सपियर है अपने लाइफ टाइम के एक ऐसा पीरियड आया था उनका लाइफ में जब वो स्कूल मास्टर के रूप में भी कार्यरत थे? बताइए किसके थ्रू पता चली है हमें ये लाइन? यस, इट इज़ जॉन ऑबरी। जॉन ऑबरी ने एक वर्क लिखा था ब्रीफ लाइफ्स करके, ठीक है, ब्रीफ लाइफ्स, ठीक है, ये इन्होंने एक वर्क लिखा था, स्पेलिंग आप देख लीजिए, ठीक है, ब्रीफ लाइफ्स करके लिखा था, आई थिंक 1681 में।
इसमें पता चलता है कि विलियम शेक्सपियर ने एज अ कंट्री स्कूल मास्टर के रूप में भी कार्य किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81। हु कॉल्ड मिल्टन गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड? बताइए किसने बोला है मिल्टन को गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड? ये भी इजी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है, इट इज टेनिसन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82। व्हाट वाज द नेम ऑफ मिल्टन्स थर्ड वाइफ? बताइए, 3 शादी कर ली इस बंदे ने, कौन कौन सी है इनकी बीवियां? और बात तो देखिए, जब अंधे हो गए, अंधे होने के बाद भी इन्होंने शादी करी। चलिए बताइए क्या होना चाहिए। यस, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, एलिजाबेथ मिंसुल इनकी थर्ड वाइफ थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83। विच टू वर्ड्स राइम इन द फर्स्ट स्टैंज ऑफ डेफोडिल? बताइए फर्स्ट लाइन क्या है डेफोडिल की जो राइम करती है? क्या आपने लगाया ऑप्शन ए? बिल्कुल करेक्ट है, ट्रीज एंड ब्रीज। ठीक है, ये इनकी फर्स्ट लाइन है जो राइम करती है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। फर्स्ट वर्ड है इनके, फर्स्ट लाइन के 2 वर्ड हैं जो राइम करते हैं स्टार्टिंग में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84। शेक्सपियर लेफ्ट हिज होम विलेज फॉर लंडन इन? बताइए, जो शेक्सपियर थे वो अपना घर छोड़ के भाग गए थे। भागे क्यों थे? उनके ऊपर एक केस हो गया था, ठीक है, डियर पोचिंग का, इसलिए वो उनको जाना पड़ा। तो बताइए कब गए थे? यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, 1587 में। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85। 14 ब्रास इन हेमलेट इज? बताइए 14 ब्रास कौन है? यस, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, प्रिंस ऑफ नॉर्वे। ठीक है, ये 14 ब्रास हैं और डेनमार्क के तो हमारे हेमलेट ही हैं। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86। इन स्ट्राइफ द स्ट्राइक टेक्स प्लेस एट? बताइए, जो स्ट्राइफ प्ले है गोल्सवर्दी का, उसमें एक स्ट्राइक होती है, कहाँ पे होती है वो? क्या आपने लगाया ऑप्शन डी? बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ट्रिनार्था टिन पैलेट वर्क्स। ठीक है, ये होता है ट्रिनार्था टिन प्लेट वर्क्स, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87। एन एक्सटेंडेड नैरेटिव विच कैरीज अ सेकेंड मीनिंग अलॉन्ग विद इट्स सरफेस स्टोरी वुड बी कॉल्ड? बताइए, एक की आड़ में दूसरी स्टोरी बताई जाती है, वो क्या कहलाती है? ऑप्शन ए सिंबल, एलिगरी, एक्सपोजिशन या फिर कंसीट? यस, नो डाउट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, इट इज एलिगरी। ठीक है, कंसीट होती है एक की आड़ में दूसरी स्टोरी बताते चलना, दैट इज एलिगरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88। इन विच ईयर वाज पैराडाइज लॉस्ट कंप्लीटेड? बताइए कब कंप्लीट हुई पैराडाइज लॉस्ट? क्या आपने लगाया ऑप्शन नंबर बी? जी, ये सही आंसर है। होगा ना शाउट, क्योंकि इन्होंने जो क्वेश्चन नंबर 88 की आंसर की दी है वो दी है बी, जो कि सरासर गलत है। ठीक है, अब ये थर्ड नंबर का क्वेश्चन है जो कि इन्होंने आंसर की गलत दी गई है। क्वेश्चन नंबर 88 का जो आंसर की इन्होंने दी है वो दी है बी। ठीक है, जो कि सरासर गलत है। रिमाइंड रखिएगा, माइंड में एकदम रिटेन रखिएगा, क्योंकि पेपर में आप गलती नहीं करेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए हमारा ऑप्शन नंबर सी। यस, इट इज़ 1665। इसमें पैराडाइज लॉस्ट हमारी कंप्लीट हुई थी। लिखनी कब स्टार्ट हुई थी हमारी? 1658 में इन्होंने लिखना स्टार्ट किया, 1665 में इनका लिखना कंप्लीट हो गया, 1667 में पब्लिश हो गई। ठीक है, 10 बुक में आई थी। फिर 1674 में ये आई थी 12 बुक में। ठीक है, ये आप सारी डेट याद रखेंगे। तो आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, ना कि बी। ठीक है, ये हमारा बिल्कुल गलत है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89। द नरेटिव पोएम वीनस एंड एडोनिस इज डेडिकेटेड टू? बताइए किसको डेडिकेटेड है ये पोएम वीनस एंड एडोनिस? हेनरी रियोस्ले, अर्ल ऑफ सदम्पटन या फिर सी बैरन ऑफ टिचफील्ड? यस, एक ही है, ये सबको डेडिकेटेड है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर टू दीज 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैज़ करेक्ट स्पेलिंग? बताइए कौन सी इसमें करेक्ट स्पेलिंग है? रेंडेवू, इसको रेंडेवू पढ़ा जाता है। ठीक है, यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, इट इज रेंडेवू, RENDEZVOUS, रेंडेवूस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ये होता है एक पब्लिक मीटिंग प्लेस होता है,
जो एकदम गांव मोहल्ले में होती है ना, पंचायत जुड़ जाती है, चार लोग आके एक बैठक में आके बैठ जाते हैं, तो काइंड ऑफ प्लेस होता है ये जहाँ पे मीटिंग की जाती है पब्लिकली। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91। द करेक्ट स्पेलिंग इज, बताइए परसिवरेंस की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी। यस इजी है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है हमारी। परसिवरेंस, परसिवरेंस होता है फर्मनेस, दृढ़ता से किसी चीज़ को डट कर लगे रहना, उसमें कार्यरत रहना। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92। I do not remember that any book or person or event in my life ever made so great an impression upon me as the play of Shakespeare. Who said, बताइए इतनी जो बेहतरीन लाइन प्रशंसा में जो पॉजिटिव रिमार्क दिया है, किसने किया है बताइए। यस, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट, इट इज़ गेटी। ठीक है, कुछ लोग इसको गोथे पढ़ते हैं, तो इट इज़ गेटी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93। डैश इज द मेन थीम ऑफ द मोस्ट ऑफ गोल्सवर्दीज प्ले, बताइए गोल्सवर्दी के मोस्ट ऑफ द प्लेस की थीम क्या है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। मेरे फेवरेट राइटर हैं गोल्सवर्दी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? क्योंकि वो सोशल प्रॉब्लम्स को ही अपने प्लेस की, वर्क की, सब चीज़ की वो थीम इसी को ही मानते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थीम होनी भी चाहिए, इसको इसको बाहर लेकर आना चाहिए इस टॉपिक को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94। इन शेक्सपियर ट्रेजेडीज द डोमिनेंट नोट इज, बताइए क्या है। यस इजी, ऑप्शन नंबर ए कैरेक्टर इज डेस्टिनी, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95। हु पब्लिश द फर्स्ट द लाइफ ऑफ शेक्सपियर इन 1709, बताइए ये जो बायोग्राफी है किसने किसने लिखी है ये। यस, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, इट इज़ निकोलस रो, ये इनके बायोग्राफर रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96। द बॉय रिजेंबल्स डैश हिज फादर, बताइए रिजेंबल्स के साथ कौन सी प्रिपोजिशन आनी चाहिए। यस, अगर आपने लगाया ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल करेक्ट है। कोई भी प्रिपोजिशन की ज़रूरत है ही नहीं, रिजेंबल्स अपने साथ कोई भी प्रिपोजिशन नहीं लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी, द बॉय रिजेंबल्स हिज फादर, डायरेक्ट यही ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97। आई एम ग्रेटफुल डैश माई ग्रैंड फादर फॉर टीचिंग मी मैथमेटिक्स, बताइए क्या आना चाहिए ग्रेटफुल के साथ। यस, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है हमारा, सही है ऑप्शन ए, तो 2 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आई एम ग्रेटफुल टू माई ग्रैंड फादर फॉर टीचिंग मी मैथमेटिक्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98। द पुअर बैगर वॉज ब्लाइंड डैश वन आई, बताइए क्या होना चाहिए ब्लाइंड डैश आई। यस, ऑप्शन ए इसका भी सही है। ठीक है, ऑप्शन ए ब्लाइंड ऑफ वन आई। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99। रन राउंड द कॉर्नर समवन इज फॉलोइंग क्लोज डैश अस, बताइए यहाँ पे क्या आना चाहिए फॉलोइंग क्लोज डैश अस। यस, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ होता है बिहाइंड। ठीक है, समवन इज फॉलोइंग क्लोज बिहाइंड अस, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100। द कैट इज हाइडिंग फ्रॉम अस डैश द टेबल, बताइए क्या आना चाहिए, कैट कहाँ पे छुप रही है, बिलो, बीनीथ, एट या फिर अंडर। यस, ऑप्शन नंबर डी इसमें भी सही है। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101। प्लीज हैव अ टॉक डैश योर फादर अबाउट माई वर्क, बताइए क्या आना चाहिए, हैव अ टॉक डैश योर फादर। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। यस, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, होता है टॉक विद समवन। ठीक है, टॉक विद समवन या फादर दे रखा है तो समवन ही है ये, तो ऑप्शन हम आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, टॉक विद योर फादर। ठीक है, ये हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102। आफ्टर द इवेंट ही फेल्ट वीक एंड टायर्ड, रिप्लेस द अंडरलाइन, बताइए जो वीक एंड टायर्ड है क्या होता है ये, वन वर्ड बताना है। यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, इट इज इनर्वेटिव। इनर्वेटेड होता है एग्जॉस्ट फील करना, थकावट से भरा होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103। द मीनिंग ऑफ द ईडियम अ ब्रोकन रीड, बताइए क्या होता है ये अ ब्रोकन रीड। यस, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, इट इज़ अनरिलायबल। ठीक है, अनरिलायबल होता है किसी ऐसा बंदा जिस पे हम भरोसा कर नहीं सकते, एक ब्रोकन रीड होती है। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104, द मीनिंग ऑफ द ईडियम टू थ्रो अप द स्पंज इज, बताइए टू थ्रो अप द स्पंज क्या मतलब है इसका। बेसिकली होता है ये टू गिव अप करना, ठीक है, टू गिव अप, हार मान लेना या फिर सरेंडर कर देना, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा कोई भी ऑप्शन नहीं है इसमें, ठीक है। होपफुली आपको ये नज़र आ रहा होगा, नहीं भी नज़र आ रहा है तो आप जो मैं बोल रही हूँ उस पर ध्यान दीजिए। टू थ्रो अप द स्पंज मतलब होता है सरेंडर कर देना या टू गिव अप कर देना, ठीक है, अबेंडन कर देना, त्याग देना। तो यहाँ पे तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, नन ऑफ द एबव। आप समझ गए, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105, अल्फ़ाबेट सूप मीन्स, बताइए अल्फ़ाबेट सूप क्या होता है। यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, इट इज कंफ्यूजिंग लैंग्वेज, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106, विच ऑफ द फॉलोइंग इडियोमेटिक कंपैरिजंस इज नॉट करेक्ट, बताइए कौन सा इसमें एक इडियोमेटिक कंपैरिजन सही नहीं है। यस, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल इनकरेक्ट है। क्यों, एज चेयरफुल एज बार्क नहीं होता, एज चेयरफुल एज लार्क होता है, ठीक है, लार्क। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट है, ठीक है, बाकी सब सही है, एज बीटर एज गेल और सी भी सही है और डी भी सही है, ठीक है, ये सब सही है, लेकिन हमारा ऑप्शन नंबर बी इज इनकरेक्ट, ठीक है। याद रखिएगा बार्क की जगह आप लार्क लगाएंगे तो सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107, which one of the following assumptions best expresses the position of post structuralism criticism, बताइए पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म क्रिटिसिज्म क्या है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। यस, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, एप्रीहेंशन ऑफ रियलिटी इज अ कंस्ट्रक्ट, ठीक है, ये हमारा बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108, पोइट्री अकॉर्डिंग टू सर फिलिप सिडनी इज ऑफ थ्री काइंड्स दे आर, बताइए पोइट्री के तीन काइंड्स हैं अकॉर्डिंग टू सर फिलिप सिडनी, कौन कौन से हैं। यस, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, इट इज़ रिलीजियस, फिलोसॉफिकल एंड इमेजिनेटिव, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109, हु अमंग द फॉलोइंग कॉइंड द डिक्टम द मीडियम इज द मैसेज, ये जो आपका वर्ड है ये किसने कॉइन किया था, बताइए द मीडियम इज द मैसेज। यस, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, मार्शल MC लुहान, ठीक है, इन्होंने इसको कॉइन किया था, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द टर्म पैरा लैंग्वेज, बताइए ऑप्शन ए, बी, सी या डी, क्या होना चाहिए पैरा लैंग्वेज। क्या आपने लगाया ऑप्शन बी। यस, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है, द वेज इन विच पीपल शो व्हाट दे मीन अदर देन बाय द वर्ड्स दे यूज, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111, बताइए ये ऑप्शन सारे नज़र आ रहे होंगे होपफुली, बताइए विच टू ऑफ द फॉलोइंग ऑपोजिशंस आर बेस्ट इवोक्ड बाय हैमलेट अटरेंस टू बी और नॉट टू बी, बताइए टू बी और नॉट टू बी से क्या आपको क्या इवोकेशन मिल रही है आपको अंदर से, क्या मतलब है इस चीज़ का। टू बी और नॉट टू बी पता है लाइफ एंड डेथ के बीच में हो रही है, तो ऑप्शन ए तो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। क्या ऑप्शन बी ठीक है, नहीं ऑप्शन बी ठीक नहीं है। अफर्मेशन एंड कन्फर्मेशन, नहीं ये भी नहीं है। बिटवीन डूइंग एंड एब्सटेनिंग फ्रॉम डूइंग, यस ऑप्शन 4 भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर 4 ये दो ही हमारी ठीक है, बताइए किसमें है ऑप्शन 1 एंड 4। यस, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। टू बी और नॉट टू बी का मतलब है इनका या तो जिए या मरे, ठीक है, ये कन्फ्यूजन है लाइफ एंड डेथ के बीच में। और दूसरा जो वो अपने चाचा क्लोडियस से बदला लेता है तो वो कहता है कि मैं उनको मारूं या नहीं मारूं, ठीक है, ऑप्शन 4 भी यहाँ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112, विच बुक ऑफ पैराडाइज लॉस्ट इनकॉर्पोरेट्स द स्पीच रिदम ऑफ एडम एंड ईव्स मैरिटल क्वेरल, बताइए कौन सी बुक में आता है इन दोनों का मैरिटल क्वेरल। यस, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, इट इज बुक 9, ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113, इसमें भी आपको पेयर बताना है, बताइए क्या होना चाहिए। विच टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर एप्लीकेबल टू मेटा लैंग्वेज, बताइए मेटा लैंग्वेज क्या होती है, दो ऑप्शन करेक्ट हैं इसमें।
यस, ऑप्शन ए भी सही है। ऑप्शन बी देख लेते हैं, नहीं। ऑप्शन 3 नहीं। ऑप्शन 4, यस ऑप्शन 4 भी है। तो इसमें बताइए 1 एंड 4 किस में है? यस, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ये रहा 1 एंड 4। ठीक है, ये होती है हमारा जो मेटा लैंग्वेज है, वो होती है अ टेक्निकल लैंग्वेज विच डिस्क्राइब्स द प्रॉपर्टीज ऑफ लैंग्वेज एंड सेकेंड ऑर्डर लैंग्वेज। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114। विच टू ऑफ फॉलोइंग ड्रामेटिस्ट आर एसोसिएटेड विद द एपिक थिएटर? बताइए कौन से दो राइटर एपिक थिएटर से एसोसिएट करते हैं? बर्टोल्ड ब्रिज तो बिल्कुल डेफिनेटली है। तो और कौन है? अर्नोल्ड ब्रोनेन, यस। 2 एंड 3, अगर आपने 2 एंड 3 लगाए तो बिल्कुल करेक्ट है। बताइए कहाँ पर है 2 एंड 3? यस, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 115। Who was Milton's model when he recast the first edition 1667 of Paradise Lost in 10 books to 12 books of the second edition 1674? बताइए कौन थे उनके मॉडल? यस, नो डाउट ऑप्शन नंबर सी, ये वर्जिल पे ही बेस्ड है। ठीक है, वर्जिल के ही बुक पे, वर्जिल पे ही बेस्ड है। कौन सा? पैराडाइज लॉस्ट। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पढ़ लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिलेशन टू शेक्सपियर्स वर्क? बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? अब डायरेक्ट ऑप्शन देख लीजिए क्योंकि जगह कम है। बताइए कौन सा सही होना चाहिए? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी? बताइए। यस, अगर आपने लगाया ऑप्शन नंबर बी तो आपका बिल्कुल करेक्ट है। जो क्वार्टोज होते हैं अपेयर ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, जो क्वार्टोज था वो उनके लाइफ टाइम में पब्लिश हुआ था, आया था। लेकिन जो फर्स्ट एडिशन आया था वो कब आया था? 1623 में इनका फर्स्ट एडिशन आया था। तो वो पोस्टमसली आया था क्योंकि शेक्सपियर की डेथ तो 1616 में हो गई थी। तो ये 1623 में इनका फर्स्ट फोलियो एडिशन आया था। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117। डायरेक्शन, फाइंड आउट द एरर फ्रॉम द फोर्थ सेक्शन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इफ एनी। इसमें आपको एरर बतानी है। बताइए कहाँ पर है? These acts were pushed through parliament in spite of opposition but for little modification, no error. क्या आपने लगाया ऑप्शन नंबर डी? यस, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि इसमें एरर है। यहाँ पे बट फोर दिख रहा है, बट फोर नहीं होता है। बट फोर का बेसिकली मतलब होता है एक्सेप्ट। तो यहाँ पे एक्सेप्ट का तो कोई सेंस होना ही नहीं है। तो हमारा बट फोर की जगह हम यहाँ पे फोर की जगह विद लगा देंगे तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बट विद लिटिल मॉडिफिकेशन। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे हमारा डी गलत है, तो फोर की जगह आप विद लगा दीजिए तो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118। द मैन हु इज परपेचुअली हेजिटेटिंग विच ऑफ टू थिंग्स ही विल डू फर्स्ट विल अल्टीमेटली डू आइदर, नो एरर? बताइए कहाँ पे गलती है इसमें? क्या आपने इसमें डी लगाया? यस, इसमें भी डी में ही एरर है। क्या एरर है यहाँ पे? देख लीजिए, ही विल डू फर्स्ट विल अल्टीमेटली डू आइदर, या आइदर की जगह आप नाइदर लगा देंगे तो आपका करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। अब क्यों है कैसे, अगर आपको थोड़ा भी इनका बेसिक नॉलेज है तो आप इजीली एलिमिनेट कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नाइदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119। इसको आपको इम्प्रूव करना है। बताइए अंडरलाइन वर्ड को करेक्ट रिप्लेसमेंट क्या होगा इसका? माई कजिन ब्रदर इज़ अ टीचर। यस, ये तो इजी है, बिल्कुल इजी है, बहुत ईजीएस्ट ऑफ द इजी है। कभी भी आप कजिन ब्रदर या कजिन सिस्टर नहीं बोलते हैं। अगर हालांकि आप कैजुअल इंग्लिश में कन्वर्सेशन में बोल देते हैं लेकिन वो गलत होता है। कजिन ब्रदर कजिन सिस्टर कुछ नहीं होता है, ये सिंपली कजिन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, कजिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120। द टेल इज सो गुड बट इट कैन नॉट बी ट्रू। बताइए सो गुड को आपको इंटरचेंज करना है। वैसे ये जो अंडरलाइन है ना, यहाँ तक होना चाहिए था, यहाँ तक अंडरलाइन होगा तब इसका सेंस बनेगा। यस, अगर आपने ऑप्शन नंबर ए चूज़ किया तो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ये हमारा करेक्ट है। टू टू का हमारा पेयर होता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये टू टू का पेयर होता है। द टेल इज टू गुड टू बी ट्रू। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121।
आई हैड लिव्ड विद माई ग्रैंड पेरेंट्स सिंस 2000। बताइए क्या होना चाहिए। आई हैव लिव्ड, सिंस लग रहा है, सिंस से भी पता कर सकते हैं। क्या आपने लगाया ऑप्शन नंबर डी? बिल्कुल गलत है। देखिए क्वेश्चन नंबर 121 की भी आंसर की इन्होंने गलत दी गई, इन्होंने दिया है ऑप्शन नंबर डी, जो कि सरासर गलत है। अब आप जानते हैं कि इसमें करेक्ट रिप्लेसमेंट क्या होना चाहिए। यस, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट रिप्लेसमेंट है। ठीक है, आई हैव बीन लिविंग विद माई ग्रैंड पेरेंट्स सिंस 2000। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होना चाहिए, लेकिन उन्होंने दिया है डी, जो कि सरासर गलत है। अब यहाँ तक हमारे 4 रॉन्ग आंसर की मैंने आपको बता दिए कि कौन कौन सी गलत थी। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122। Keeping in mind that India is one of the world's fastest growing economies, many international companies are invested in India. No error। बताइए कहाँ पे गलती है इसमें। क्या आपने लगाया ऑप्शन डी? यस, ऑप्शन डी में ही एरर है। यहाँ पे आप देख लीजिए सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो सेंस चल रहा है, तो यहाँ पे आना चाहिए मैनी इंटरनेशनल कंपनीज आर इन्वेस्टेड, नहीं हैव इन्वेस्टेड। ठीक है, हैव आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123। The rise in prices of food items is likely the cause of inflation to exceed 8% during the next quarter. No error। बताइए कहाँ पे गलती है। मुझे तो इसमें कोई गलती नज़र नहीं आ रही। यस, ऑप्शन नंबर ई इज़ करेक्ट, इसमें कोई गलती है ही नहीं। ठीक है, ऑप्शन ई इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124। Most of the popular teleserials are not only illogical in their storyline but also crude in their presentation. No error। बताइए इसमें कहाँ एरर है। यस, इसमें भी कोई गलती नहीं है। नो एरर, ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर आपने ई चूज किया है तो ठीक है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 125। आई एम ट्राइंग टू कन्विंस हिम फॉर द लास्ट 2 days टू कम एंड लिव विद मी टिल हिज फादर्स एंगर कूल डाउन। नो एरर। बताइए कहाँ पे एरर है। फॉर लास्ट 2 days लग रहा है आपको पता चल गया होगा। फॉर लास्ट 2 days किस सेंटेंस में आते हैं। यस, ऑप्शन नंबर ए में हमारी एरर है। क्या होना चाहिए, आई हैव बीन कन्विंसिंग। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आई हैव बीन कन्विंसिंग हिम फॉर द लास्ट 2 days टू कम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में एरर है यहाँ पे। ठीक है, चलिए ये थे हमारे 125 क्वेश्चंस। अब आप देख लीजिए आंसर की, मैच कर लीजिएगा। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। अब जो कौन कौन से क्वेश्चंस इसमें गलत थे वो मैं आपको एट द एंड बता ही देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 की आंसर की इन्होंने सी दी गई थी, लेकिन इसका आंसर होना चाहिए बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 की इन्होंने बी दी गई थी, लेकिन होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88 की इन्होंने आंसर की गलत दी गई थी, बी दे रखी थी, लेकिन होना चाहिए सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121 की इन्होंने दी गई है डी, जबकि हमारी होनी चाहिए बी। ठीक है, तो ये हमारे 4 क्वेश्चंस थे जो इन्होंने आंसर की गलत दी गई है। होपफुली आपका स्कोर इस प्रैक्टिस सेट नंबर 18 में अच्छा ही गया होगा। अगर आपके इसमें 95 से भी ज़्यादा जा रहे हैं या 100 भी जा रहे हैं ना, तो अच्छा स्कोर जा रहा है आप लोग का। अगर 100 प्लस हैं तो वेल एंड गुड, तब तो आपका कोई तोड़ ही नहीं आया बुक से, क्योंकि ये मिलियन माइंड्स इंग्लिश के जो प्रैक्टिस सेट हैं वो इतने इजी भी नहीं है। काफ़ी हार्ड इनकी जो सिलेक्शन, जो क्वेश्चंस का सिलेक्शन है वो काफ़ी हार्ड है। हालांकि गलतियां भी बहुत ज़्यादा हैं, तो मैंने आपको गलतियां भी गिना दी हैं। इसमें टोटल 4 क्वेश्चंस की आंसर की गलत दी गई थी। एंड आपका अगर इसमें स्कोर 95 है तो वेल एंड गुड, 100 है तो बहुत अच्छी बात है, और 110 प्लस जा रहा है तो सैल्यूट है आपको। अगर हाँ 110 प्लस जा रहा है तो आपको और ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने ज्ञान को रिवाइज करते रहिए एंड दैट्स इनफ फॉर योर सिलेक्शन। तो ये सब मैं अपना स्कोर बता देती हूँ कि मेरा जब मैंने इसको सॉल्व किया था एज अ UPTGT एस्पिरेंट, जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम सॉल्व किया था, तो मेरा इसमें स्कोर बना था 107 आउट ऑफ 125। ठीक है, जो इसमें कॉमन नंबर थे, जो इन्होंने आंसर की 4 की गलत दी गई थी, उनको मैंने खुद ऐड किया है, क्योंकि जो सही है वो सही मैं इंक्लूड करूँगी ही, जो गलत है वो मैंने हटा दिए। तो मेरे टोटल 107 आंसर किए, जो मेरा रिजल्ट है वो 107 है। ठीक है, सो यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। होपफुली आपने भी इसमें कुछ नया सीखा होगा। नया नहीं सीखा तो आपका पुराना ज्ञान जो है वो रिवाइज हो गया होगा। एंड यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग, कीप इम्प्रूविंग योर स्कोर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।